जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज है 17 मार्च और आज के दिन हम डिस्कस करेंगे 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, 3 फ्रॉम द हिंदू एंड 1 फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तो दोस्तों अगर मैं टॉपिक वाइज डिस्कशन की बात करूं तो एक टॉपिक हमारा रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि एनवायरमेंट की। अगर हम बात करें GS3 का टॉपिक बन जाता है। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये GS2 का पार्ट बन जाता है, द हिंदू में आया है। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से पर्टिनेंट। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हमारा GS3 का कंपोनेंट बन जाता है, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है। और एक आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे कैरिंग फ्रॉम येस्टरडे, जो हमने हिजाब का इशू डिस्कस किया था। सो दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू सोशल जस्टिस, फंडामेंटल राइट्स और जुडिशरी, अगेन रिलेटेड टू GS2। तो ये 4 एडिटोरियल्स की हम डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही था, आप सबने काफी कमेंट किया था कल, जो मैंने आपको पूछा था कि ब्रह्मोस का जो नाम है कौन से 2 रिवर से डिराइव किया गया है। द करेक्ट आंसर इज ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कवा। सो दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दोस्तों आज भी आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा मैं। आगे जब हम इस प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं तो आपको एक छोटा सा होमवर्क और दिया जाएगा, तो उसके लेके भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, तो आगे आपको बताऊंगा कि वो क्या है। चलिए सो दोस्तों बाकी अगर हम बात करें जस्ट बिफोर वी बिगिन द डिस्कशन, तो अगर कुछ कोर्सेज की हम बात करें तो जैसे आप जानते हैं हमने कुछ नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करे हैं, खास करके जो बच्चे अब 2023 में अपना पहला अटेम्प्ट देंगे या अगर जो बच्चे 2022 में भी अपना मेंस का अटेम्प्ट लिखेंगे। तो दोस्तों ये जो कोर्सेज हैं, तो चाहे PSI आ रहा है, चाहे सोशियोलॉजी है, चाहे जनरल स्टडीज़ की बात करें, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज के बारे में अगर आपने जानकारी लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करके इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेके एनरोल कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल टॉक्स अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। देखिए पहले तो हम ये समझ ले कि सर्कुलर इकोनॉमी होती क्या है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें तो हम पिछले 30 साल से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। अब हमको अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट करना है, साथ के साथ हमने अपने वातावरण का भी ख्याल रखना है। अब सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसी चीज है, सर्कुलर इकोनॉमी हमको वो टूल्स प्रोवाइड करता है जहां पे हम जो मुद्दे हैं, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इन सब मुद्दों को हम कलेक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं। मोटे तौर पे जो सर्कुलर इकोनॉमी है ये एम्फसाइज करता है रीसाइक्लिंग पे, रीयूज ऑफ मटेरियल्स पे, ठीक है। तो सर्कुलर इकोनॉमी के 3 प्रिंसिपल्स हैं, 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं। पहला है कि कैसे हम वेस्ट और पोल्यूशन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए रिसोर्सेज जो हैं, है ना, जो रिसोर्सेज हैं दुनिया भर में वो बहुत लिमिटेड हैं, स्कैर्स हैं, लेकिन जो हमारी नीड्स हैं वो कहीं ज्यादा है। तो कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में हम अपना काम चला सकते हैं, कैसे हम ये संतुलन खराब ना करें वातावरण के बीच में, डेवलपमेंट के बीच में, तो उसके मद्देनजर चलते हुए हमको कैसे हम यत्न कर सकते हैं, क्या कैसे हम कोशिश कर सकते हैं कि हम ज्यादा वेस्टेज ना करें, ज्यादा पोल्यूशन ना करें, सर्कुलेटिंग प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स यानी कि रीसाइक्लिंग की यहां पे बात हो रही है, और कैसे हम रीजनरेट कर सकते हैं, रीजुवेनेट कर सकते हैं नेचर को, कुदरत को। तो ये एक फ्लो डायग्राम है जिसको आप देख सकते हैं। तो अगर आपको सर्कुलर इकोनॉमी के बारे कहीं पूछा जाता है ऐसे में या किसी क्वेश्चन में GS3 में, तो आप ये एक चार्ट बना सकते हैं, रिफ्यूज, रिफॉर्म, रिड्यूस, रीयूज एंड फाइनल डेस्टिनेशन विद मिनिमल वेस्ट। तो आप इस तरह का एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो ये थोड़ा आंसर हमारा और प्रेजेंटिव लगता है, ठीक है। हमने आप जैसे मैं बार बार कहता रहता हूं कि हमने अपने आंसर में लेवरेज लेके आना है, हमने वो 2-3 नंबर एक्स्ट्रा लेने हैं जो बाकियों को नहीं मिलेंगे। तो वी हैव टू थिंक ऑफ इनोवेटिव वेज जहां से हमको ज्यादा मार्क्स मिल सके, तभी हमारा रैंक अच्छा आ पाएगा। तो अब नेसेसिटी क्या है सर्कुलर इकोनॉमी की? देखिए अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पे सामने आई है। अब देखिए हम नेट जीरो के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। अभी हमने बहुत एम्बिशियस टारगेट्स अनाउंस करे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी से हम कितनी, अब तो मेगावाट्स में नहीं गीगावाट्स में बातें हो रही हैं कि चलो हमने 500 गीगावाट की जो एनर्जी है वो जनरेट करनी है यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सोलर, विंड, वाटर एटसेट्रा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक रिपोर्ट के हिसाब से, अगर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट की माने, तो जैसे हम अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, आगे जाके नेट जीरो के टुवर्ड्स भी हम सोलर कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, टाइडल कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से भी पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। द वेस्ट जनरेटेड बाय इंडियाज इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी कैन बी एज हाई एज 325 किलो टन बाय 2030। और नेट जीरो के टुवर्ड्स अगर हमने मूव करना है तो डेफिनेटली हमारी जो डिपेंडेंसी है कोल के ऊपर काफी कम करनी पड़ेगी। हमको ज्यादा जो बिजली का उत्पादन है, जनरेशन है, वो सोलर, विंड, वाटर एनर्जी के थ्रू ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमको कम से कम 5630 गीगावाट of solar energy and 1792 of gigawatts of wind energy अचीव करनी पड़ेगी अगर हमको नेट जीरो का टारगेट अचीव करना है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये टारगेट अचीव करने के चक्कर में बहुत सारा वेस्ट भी जनरेट होगा जिसको सेफली डिस्पोज करना बहुत बहुत जरूरी है। नाउ अब एक क्लियर फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है
इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए अगर हम बात करें, सॉलिड वेस्ट की बात करें, लिक्विड वेस्ट की बात करें, उसके लिए तो हमारे पास गाइडलाइंस है ना। अब लेकिन अगर हम बात करें जो, चलो न्यूक्लियर वेस्ट की भी हमारे पास गाइडलाइंस है, लेकिन कैसे हम इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग के थ्रू ऐसी गाइडलाइंस निकाल सकते हैं कि जो वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से जनरेट होता है उसको कैसे एफिशिएंटली डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। अब एब्सेंस ऑफ एनी रेगुलेशन के कारण अगर हम ओपन ग्राउंड्स में डंपिंग करेंगे, लैंड फिलिंग करेंगे, तो वो सबसे चीपेस्ट तरीका होता है। तो अब लेकिन ये ज्यादा एफिशिएंट तरीका भी नहीं है, एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका भी नहीं है, ठीक है। देखिए जितनी भी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं कहीं ना कहीं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स पे तो थ्राइव करते ही हैं। अब इन मेटल्स को या नॉन मेटल्स को अगर हम ऐसे खुलेआम बाहर डिस्पोज कर देंगे, पानी में डिस्पोज कर देंगे, तो लीचिंग होगी, दे विल लीच इनटू द एनवायरमेंट। तो आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा बायो एक्यूमुलेशन के बारे, बायो मैग्निफिकेशन के बारे, तो ये चीजें हमारी फूड चेन में एंटर करेंगी और दुनिया जहान की बीमारियां क्रिएट होंगी। अब इसके लिए R&D भी बहुत जरूरी है। देखिए रीसाइक्लिंग इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, यहाँ पे डिसमेंटलिंग भी है, डिसअसेंबली भी है, एक्सट्रैक्शन भी है। अब डिसमेंटलिंग की बात करें, ये मैनुअल प्रोसेस है, लेकिन आगे बढ़ के हमको और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हमको और खर्चा करना पड़ेगा R&D में। हमको ऐसी बेस्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। अगर हम ग्लोबल रिसाइकलिंग फर्म्स की बात करें, कौन सी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल वो करते हैं कि वो अपने डोमेस्टिक वेस्ट को सेफली डिस्पोज ऑफ कर सकें, और कैसे डोमेस्टिक वेस्ट को यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ करने के बाद कैसे मेटल्स, क्योंकि अभी हमने बात करी ना कि इनको बनाने के लिए भी रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में भी मेटल्स और नॉन मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो कैसे हम मेटल्स को एफिशिएंटली रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द वेस्ट जो कि सेफली डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। और वो जो मेटल्स हैं, वो जो मेटल्स डिस्पोज ऑफ किए जा रहे हैं, जो रिकवर हम कर रहे हैं, वो एज अ रॉ मटेरियल फिर से रीसाइक्लिंग, रीजनरेशन की बात हो रही है ना, तभी तो सर्कुलर इकोनॉमी की बात करेंगे, कैसे वो फिर से यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब उसके बाद बात आती है ईज ऑफ क्रेडिट की। देखिए दोस्तों, एक्सेस टू फाइनेंस जो है ये बहुत बड़ी अड़चन बनता है ना। अब हमारे बहुत एम्बिशियस टारगेट्स हैं, हम नेट जीरो की बात कर रहे हैं, हम एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से नेट जीरो के टारगेट अचीव करना चाहते हैं, डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना है हमने, ठीक है, एनवायरमेंटल नीड्स का भी ध्यान रखना है, तो बहुत जरूरी है कि इसके लिए हम फाइनेंसिंग करें। अब जो अमीर देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो तो ज्यादा हेल्प कर नहीं रहे हैं, तो केंद्र सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को इंकरेज कर सके कि वो सस्ते रेट कि वो कम रेट्स पे लोन्स दे सकें, खास करके जो रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ठीक है। उसी तरह से देर वी कैन एक्सप्लोर एन ऑप्शन कि कैसे एक मार्केट बनाई जा सकती है फॉर द रिसाइकल मटेरियल्स, और कैसे जो रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको मैंडेटरी कहा जा सकता है कि जो रिसाइकल मटेरियल्स हैं, चाहे वो मेटल्स हैं चाहे वो नॉन मेटल्स हैं, आपने उसी का इस्तेमाल करना है, कोई नई चीज आपने एक्वायर नहीं करनी। बिकॉज वाई, बिकॉज वी नो कि जो रिसोर्सेज हैं दुनिया में वो बहुत लिमिटेड है, तो अगर हम रिसाइकल करके उन्हीं को बार बार रीयूज कर सकें तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। ना रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती हैं, तो क्या हम कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं। अब आमतौर पे बहुत टॉक्सिक मेटल्स यूज किए जाते हैं, कैडमियम या लेड की अगर हम बात करें, तो अगर एनवायरमेंट में लीच होंगे, पानी में अगर ये लीच हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी फूड चेन में भी आएंगे, देन अगेन बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, तो क्या सब्स्टिट्यूट्स हैं रादर देन यूजिंग दीज टू मेटल्स। तो कंक्लूजन क्या आता है, देखिए अब ये बात भी समझनी जरूरी है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज रीसाइक्लिंग जो एक्टिविटी है दैट इज इन द इनफॉर्मल सेक्टर, और इनफॉर्मल सेक्टर की अगर बात करें तो जो वर्कर्स हैं वो बहुत अनसेफ एनवायरमेंट्स में काम करते हैं, ठीक है, ज्यादा उनकी अच्छी सैलरीज भी नहीं होती है, ज्यादा उनको एफिशिएंट सेफ्टी गियर भी नहीं दिया जाता, सेफ्टी इक्विपमेंट भी नहीं दिया जाता। अब ये एक मौका है, देखिए अब हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, एफिशिएंट रिन्यूएबल एनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात हो ही रही है, नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि कैसे हम जो वर्कर्स की कंडीशंस हैं उनको भी बेहतर कर सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें तो सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर बहुत पोटेंशियल है टू क्रिएट न्यू जॉब्स, ठीक है, और ये जो जॉब्स क्रिएट होंगी दैट वुड बी क्रिएटेड अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन व्हिच वी हैव फ्रॉम दिस एडिटोरियल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्कुलर इकोनॉमी। ये तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है इनलिस्ट सम मेजर्स वेयर बाय an ecosystem of circular economy can be created for India's renewable energy sector। 250 शब्दों में इसको आप आंसर कर सकते हैं। अगला आर्टिकल, यूनाइटेड नेशंस वोट्स आर नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में जो चीज दिखती है वो होती नहीं है, और जो होती है वो दिखती नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम हर एक चीज को ब्लैक एंड व्हाइट के नजरिए से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात करें, यूएनएससी की बात करें, तो अभी हाल ही में काफी ये मुद्दा था
जो भी डिस्कशन में था कि भी जो रशिया यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है तो इंडिया ने जी एब्सटेन किया है ना। काफ़ी देशों ने रशिया को कंडेम किया, काफ़ी देशों ने जो रेजोल्यूशन अमेरिका ने पास किया था यूएनजीए पे और यूएनएससी पे, तो काफ़ी देशों ने अमेरिका का समर्थन दिखाया, काफ़ी देशों ने अमेरिका का समर्थन नहीं दिखाया। हम अपनी बात करें, हमने एब्सटेन किया। तो टाइम के साथ साथ यूएन, अब देखिए यूएन यूनाइटेड नेशंस में कमियां हो सकती हैं, डेफिनेटली कमियां हैं, यूएनएससी में भी कमियां हो सकती हैं, डेफिनेटली हैं, उनमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। लेकिन अब इतने साल हो गए, 75-80 ईयर्स हो गए इस तरह के मैकेनिज्म्स को बने को, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें इन फोरम्स पे भी बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। तो अगर वोटिंग ऑप्शंस की बात करें तो आज के टाइम पे सिर्फ येस या नो नहीं होता कि हाँ जी हम आपके रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, आपके रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। और एक और बात समझने वाली है कि जो यहाँ पे जो हमारे डिप्लोमैट्स हैं, जो फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर्स हैं, जो यहाँ पे जाते हैं इन फोरम्स पे, जो कंट्री के बिहाफ पे वोट करते हैं, चाहे वो येस हो, चाहे वो नो हो, चाहे वो एब्सटेनिंग हो, वो अपनी पर्सनल वहाँ पे चॉइस नहीं वहाँ पे प्रकट कर रहे हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट को, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए वोट कर रहे हैं। तो अगर आज के टाइम पे हमने एब्सटेन किया है, हमने रशिया के एग्रेशन को, हमने अगर चुप्पी बनाई रखी है, क्रिमिया के एनेक्सेशन के टाइम पे भी 2014 में अगर हमने एक साइलेंस बनाए रखा था, तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को केटर कर रहे हैं। वो ठीक है, हमको भी दिख रहा है कि लोग मारे जा रहे हैं, हम भी पीस चाहते हैं, हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन हम रशिया के एकदम से खिलाफ भी नहीं हो सकते, बिकॉज रशिया हमारा बहुत पुराना फ्रेंड है। ठीक है। नाउ अगर इंडिया की वोट की बात करें, देखिए ये जो अब्सटेन करने का जो सिलसिला है, ये 1979-1980 में पहली बार इंदिरा गांधी के टाइम पे शुरू किया गया था। उस वक्त जब सोवियत्स ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान में, तो उस वक्त भी एक रेजोल्यूशन पास करी गई थी जहां पे सोवियत्स के इन्वेजन को काफी कंडेम किया गया था, सोवियत्स के अग्रेशन को इन अफगानिस्तान काफी कंडेम किया गया था। तो इंडिया बिकेम द ओनली कंट्री आउटसाइड द सोवियत यूनियन ब्लॉक जिसने इस रेजोल्यूशन के ऊपर एब्सटेन किया। ठीक है। नाउ this was when the Soviet Union had vetoed, तो because Soviet Union it is obviously it was a P5 member, आज रशिया है तो चलो पहले सोवियत यूनियन था, so the Soviet Union had vetoed a Security Council resolution against its intervention in Afghanistan। तो जो compulsions, अब सी राजा मोहन बात करते हैं जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी की, तो जो मजबूरियां 1979 में थी, तो देखिए रशिया तो हमारा बहुत पुराना मित्र है ना, तो रशिया और हमारे संबंध तो कितने पुराने हैं, है ना, मोर देन 75 ईयर्स बैक हमारे संबंध रशिया के साथ चलते आ रहे हैं। तो वही मजबूरियां आज भी है हमारे लिए। बेशक आज हमने क्वाड बना लिया है, आज हम अमेरिका के साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मजबूरियां तो आज भी हैं, जो आज से 45 साल पहले थी वो आज भी हैं। ठीक है। Technically, India could have abstained only in the substantive vote in the UNGA, but India ने abstain जो किया है इस फैसले से, वो ना कि केवल UNGA पे बट ऑल्सो UNSC पे भी अपना abstention दिखाया है। अब अमेरिका ने क्रिटिसाइज किया, बिल्कुल अमेरिका ने क्रिटिसाइज किया, अमेरिका ने बोला कि भी ये तो एक तरफ आप हमारे साथ बहुत अच्छे दोस्त बन रहे हो, आप हमारे साथ क्वाड की बात कर रहे हो, इंडो पैसिफिक में चाइना के मुकाबले को कंटेन करने की बात कर रहे हो, साथ में जब आज हमने रेजोल्यूशन पास करा है तो आज आप हमको कोई सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो। तो अमेरिका ने तो इंडिया को ये भी बोला कि इंडिया बार बार कहता रहता है कि जी चाइना अग्रेशन दिखा रहा है LAC पे, तो आज जब रशिया अग्रेशन दिखा रहा है यूक्रेन पे तो आप चुप क्यों बैठे हो। अमेरिका की बात भी बिल्कुल सही है, वो भी गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जो हम अपने ओपिनियंस यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी पर्सनल चॉइसेस नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को केटर कर रहे हैं, हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, तो हम किसी भी देश के पीछे लग के अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को खराब नहीं कर सकते हैं। इन दी अल्टीमेट एनालिसिस ये बात समझनी जरूरी है कि जो डेलीगेशंस हैं, जो डिप्लोमैट्स हैं, जो फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं जो वहाँ पे वोट करते हैं, दे आर नॉट वोटिंग फॉर और अगेंस्ट द कंट्रीज, यानी कि वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली बात आ गई, येस और नो वाली बात नहीं है। दे आर वोटिंग फॉर द इंटरेस्ट, दे आर वोटिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया ने इसके बावजूद, एब्सटेन करने के बावजूद, एक फंडामेंटल बात बोली है दैट देखिए लड़ाई हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है, हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो, हम नहीं चाहते कि बहुत सारे लोग मारे जाएं, हम ये चाहते हैं कि कैसे डिप्लोमेटिकली इस क्राइसिस को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो इंडिया ने अंत में ये वाली बात जरूर कही है, विच शोज कि इंडिया ऑल्सो वांट्स पीस। बेशक वो एब्सटेन कर रही है इस वोटिंग मैकेनिज्म पे। अगला एडिटोरियल, अब बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, द नोशन ऑफ डी डॉलराइजेशन। देखिए डॉलर एक हार्ड करेंसी है, अमेरिका एक हार्ड पावर है, तो बहुत सारी कंट्रीज जो है वो ट्रेड डॉलर में करती हैं, ग्लोबल करेंसी है डॉलर, जैसे इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है उससे डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, और काफी समय से डॉलर का जो डोमिनेंस है ग्लोबल इकोनॉमी में बना हुआ है। अब आज के टाइम पे सैंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। देखिए रशिया भी बहुत ताकतवर देश है, इतना ताकतवर तो नहीं है जितना अमेरिका है, बट ठीक है, रशिया इज ऑल्सो वेरी बिग पावर। अब ये जो सैंक्शंस लगाई जा रही है रशिया के ऊपर, ठीक है, चाहे वो हम बात करें कि रशिया को स्विफ्ट फाइनेंशियल सिस्टम से एक्सक्लूड करने की बात करी जा रही है, रशिया से कहा जा रहा है कि जी हम गैस नहीं मंगवाएंगे, तेल नहीं मंगवाएंगे, दर्जन और चीज़ों के ऊपर सैंक्शन लगाई जा रही है रशिया के ऊपर। तो ठीक है,
कितने टाइम तक आप रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हो। और दूसरी बात यहां पे समझने को ये है कि बहुत सारी कंट्रीज है जो रशिया के साथ ट्रेड करती हैं। हम अपनी बात करें, चलो यूरोप की तो बात बाद में करें, अपनी बात करें, हम कितना सारा ट्रेड करते हैं रशिया के साथ। तो अब अमेरिका के सैंक्शन के खतरे से हम रशिया के साथ ट्रेड करना तो नहीं बंद कर सकते हैं। और अगर जो बाकी कंट्रीज है वो भी कब तक वो रोक सकते हैं अपने आप को कि रशिया से ट्रेड ना करें। तो आज के टाइम पे जो कंट्रीज हैं, जैसे आज हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, उस तरह से इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की भी बात आ जाती है। तो कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उनकी जो इकोनॉमिक डिसीजंस है, जो उनकी ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज हैं, वो अमेरिका डिक्टेट करे। ठीक है, तो आज के टाइम पे बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने रिजर्व्स को, कि कैसे वो डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम करके कैसे वो बाकी करेंसीज के ऊपर भी डिपेंडेंसी बना सकते हैं। तो चाहे वो यूरो है, चाहे वो रेनमिनबी है, चाहे वो गोल्ड है। ठीक है, तो जो स्टेप सेंट्रल बैंक्स ले रहे हैं तमाम कंट्रीज के, इट इज ड्रिवन बाय द डिजायर कि कैसे हम अपने आप को इंसुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल रिस्क। तो आज लड़ाई रशिया यूक्रेन की, कल को कोई और लड़ाई हो जाए तो फिर किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। तो ईरान है, रशिया है, अब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स भी इंडिया के, लेकिन उनके ऊपर सैंक्शन बनाए रखने से हमको भी कोई ना कोई तौर तरीके ढूंढने पड़ने थे, और हमने वो तौर तरीके ढूंढे भी। कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि हम अपने रिलेशन भी नहीं खराब कर सकते हैं सैंक्शन के चलते। ठीक है, अब जियोपॉलिटिक्स एट प्ले की अगर बात आती, तो अगर ठीक है रशिया को आपने स्विफ्ट फाइनेंशियल सिस्टम से आपने बाहर निकाल दिया अमेरिका ने, तो एफर्ट्स आर ऑलरेडी अंडर वे फॉर अ पॉसिबल इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू रशिया चाइना पेमेंट सिस्टम विच विल बाईपास स्विफ्ट। नाउ ये जो नोशन है डी डॉलराइजेशन का, देखिए आज के टाइम पे अब हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड में नहीं रहते हैं। वो जो यूनिपोलरिटी थी अमेरिका की, वो 1991 से लेके 2008 तक की थी। ठीक है, तो वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हमने मल्टीपोलरिटी देख रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम पे बात करें तो 2008 के बाद चाइना का बहुत एक कंसिडरेबल इकोनॉमिक राइज देखने को मिला है। तो मल्टीपोलरिटी, बहुत सारे देश, आज वही मैं बात फिर से रिपीट करूंगा, बहुत सारे देश अपने स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी तो बनाना चाहते हैं, अपनी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी तो बनाना चाहते हैं, लेकिन अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को भी वल्नरेबल नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, हर एक कंट्री, बिल्कुल राइट है, हर एक कंट्री वांट्स टू एंजॉय इट्स ओन इकोनॉमिक ऑटोनॉमी। तो इंडिया ने भी इस तरह के काफी ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स वर्कआउट किए थे। तो फॉर एग्जांपल हम रूपी रबल अरेंजमेंट की बात करें बिटवीन इंडिया एंड रशिया, जब इंडिया के ऊपर खतरा था कैट्सा सैंक्शंस के कानून का, जब हमने S-400 मिसाइल्स मंगवाए थे रशिया से, तो वी वर्कड आउट अ रूपी रबल अरेंजमेंट। राइट नाउ रशिया ने भी बहुत कोशिशें करी हैं पिछले 8 सालों से। देखिए व्लादिमीर पुतिन ने हमला किया यूक्रेन पे, गलत बात है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन पूरे प्रिपेयर्ड थे। ठीक है, वो अनाड़ी नहीं है, वो भी पूरे प्रिपेयर्ड थे कि भी मेरे ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। तो रशिया ने तो जो उनकी कोशिशें हैं टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन, तो वो तो 2014 से ही चलती आ रही है, जब से क्रिमिया को नेक्स्ट किया था। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि द यूज ऑफ डॉलर in Russia's exports to the BRICS nations has crashed from about 95% in 2013 to less than 10% in 2020. तो alternative arrangements explore किए जा रहे हैं। स्टेटस ऑफ डॉलर, अब ये सब तो बातें हो गई कि जो कंट्रीज हैं, जो उनके सेंट्रल बैंक्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम डी डॉलराइजेशन के टुवर्ड्स मूव कर सके। बट क्या ये वाकई में हो पाएगा? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज के टाइम पे भी 60% से ज्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं सेंट्रल बैंक्स के, वो डॉलर की करेंसी में ही है, और 70% से ज्यादा जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है वो भी डॉलर में ही हो रहा है। तो आज के टाइम पे भी जो डॉलर है उसका एक बहुत सेफ हेवन असेट माना जाता है। अब ये साइकोलॉजिकल फैक्टर के कारण आने वाले समय में भी जो लोग हैं, जो बैंक्स हैं, वो प्रेफर करेंगे कि कैसे वो डॉलर में ही ऑपरेट करें एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Apart from the euro and gold, most of the other foreign currencies have some inherent risk. तो देखिए IMF ने, अगर हम चाइना की बात करें कि क्या चाइना की करेंसी डॉलर को रिप्लेस कर पाएगी, चाइना इज राइजिंग सुपर पावर, तो अब IMF ने तो ऑलरेडी युआन को तो SDR की बास्केट ऑफ करेंसीज में ऐड कर दिया था 2016 में। लेकिन अगर हम बात करें तो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है चाइना के पास, उनकी जो करेंसी है रेनमिनबी, तो दिस विल डेफिनेटली ऑब्स्ट्रक्ट चाइनाज डी डॉलराइजेशन एम्बिशन। चलिए, तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि डी डॉलराइजेशन इज इनएविटेबल और इज इट अ मिथ? क्या ये वहम है कि क्या ये एक्चुअल में हो सकता है? इसको कमेंट कीजिए 150 शब्दों में। और आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क आपका ये है, या आपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, विच आर द बास्केट ऑफ करेंसीज ऑन विच द वैल्यू ऑफ द स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR इज बेस्ड। ठीक है जी, चलिए, तो आज का लास्ट एडिटोरियल, अब ये एडिटोरियल हिजाब इशू के ऊपर है। देखिए दोस्तों, कल मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, काफी बच्चों ने कमेंट्स किए थे। देखिए हमने कल जो बात डिस्कस करी, देखिए हर किसी के ओपिनियंस वेलकम है, हर किसी के व्यूज वेलकम है। यूपीएससी में जब हमने आंसर लिखना है, यहाँ पे हम अपने व्यूज लिखें, चाहे आपको कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट अच्छी लगी है चाहे नहीं अच्छी लगी है। कल जो हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था, इनफैक्ट आज भी बहुत सारी कवरेज काफी न्यूज़पेपर्स में कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट की जो आई है, तो काफी न्यूज़पेपर्स में ये जो कमेंटेटर्स उन्होंने ये कहा है कि जजमेंट सही नहीं है। अब हमने कल जो एडिटोरियल डिस्कस किया था उसमें हमने जजमेंट डिस्कस करी थी कि वो सही क्यों नहीं है। हो सकता है कल कोई आर्टिकल आ जाए, परसों कोई आर्टिकल आ जाए जहां पे उस जजमेंट को अच्छा भी माना जाएगा, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे।
तो ये अब ऑनगोइंग इशू है, हम अपने ओपिनियंस बना रहे हैं, तो आपके व्यूज मोर देन वेलकम है। आपको जो अच्छा लगता है आप जरूर लिखिए, कमेंट करिए, तो आपके व्यूज से हमको पता लगता है, इसको एंगेजिंग बनाते हैं। नेवरदलेस आज भी जो हिंदू में एडिटोरियल आया तो वहां पे यही कहा गया कि जो जजमेंट थी ये सही नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं रीजनेबल अकोमोडेशन की, देखिए चलो हम फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने की बात करते हैं, लेकिन हमको ये भी पता है कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने तो कहीं ना कहीं ये बात कही है कि भाई देखो, अगर यूनिफॉर्म, अगर कोई ऐसा यूनिफॉर्म कोड, यानी कि अगर आपको कहा गया कि भाई आपने ये यूनिफॉर्म पहनी है, आपने हिजाब नहीं पहना, तो कर्नाटका हाई कोर्ट का कहना है कि ठीक है भाई, पब्लिक स्पेसेस हैं, स्कूल एक पब्लिक स्पेस है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस पब्लिक स्पेस है, तो ठीक है रीजनेबल अकोमोडेशन तो कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, पब्लिक स्पेसेस में तो कोई बुरी बात नहीं है, अगर कोई ड्रेस कोड है तो जरूर पहन के जाइए, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, फाइन। ठीक है, तो कर्नाटका हाई कोर्ट का कहना है कि देखिए हम एक प्लूरलिस्ट सोसाइटी है, डाइवर्सिटी है, नाउ through which a pluralist society may allow the classroom to reflect social diversity, fine। लेकिन बात तो सिर्फ ये थी ना, तो जो कर्नाटका की जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं अगर उन्होंने सिर पे हिजाब पहन भी लिया तो क्या वो यूनिफॉर्म के साथ हिजाब नहीं पहन सकते? इस बात का जो मुद्दा है उसका अभी तक रेजोल्यूशन नहीं हुआ। तो कर्नाटका हाईकोर्ट के बेंच ने तो यही बोला कि देखिए कुरान में तो कहीं नहीं लिखा, कर्नाटका हाईकोर्ट की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कर्नाटका हाईकोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने बोला था कि भाई कुरान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने हिजाब पहनना ही पहनना है। तो कल ये बात भी हमने डिस्कस करी थी कि कर्नाटका हाईकोर्ट के जजेस कह रहे थे कि अगर आप हिजाब नहीं भी पहनेंगे तो कोई पाप नहीं हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है अगर वो हिजाब पहनना भी चाहते हैं, उनकी अपनी मर्जी है यूनिफॉर्म के साथ, तो उसमें बुराई भी क्या है? ठीक है, अब अगर एक एडिशनल पीस ऑफ क्लॉथिंग आपने पहन लिया यूनिफॉर्म के साथ तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या कोई क्राइम हो जाएगा? क्या ये बात अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? अब बात, फिर दूसरी बात यहां पे समझने वाली ये आती है, ये जो एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट है, अब ये हमने कल भी डिस्कस किया था। देखिए जो एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट है, इसमें कोर्ट्स क्यों इन्वॉल्व होते हैं? अब आपके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, कुछ बच्चों के कल कमेंट्स आए थे कि हाँ एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो वैलिड है, कोर्ट्स को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। एडिटोरियल में जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट में कोर्ट्स अपने आप को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं, कि इट्स अ पॉइंटलेस एक्सरसाइज। आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी गांधी वर्सेस द स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये शायद जो एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट है जो कि एस्टैब्लिश किया गया था, जो श्रीमुट, जो 1954 में जो श्रीराम मुट केस था उसमें स्टैब्लिश किया गया था ये एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट। तो अब वहां पे अब ये बात तो कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के साबरीमाला रिव्यू जजमेंट में भी कही थी कि हमको इसको रिकंसिडर करना चाहिए कि क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट में हमको अपने आप को इन्वॉल्व करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, समथिंग इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस ओनली इफ इट्स एब्सेंस और रिमूवल हैज द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द रिलीजन इटसेल्फ। ठीक है, और एक और बात यहां पे समझनी जरूरी है कि अगर हम आर्टिकल 20, अब देखिए कल ये बात आई थी कि देखिए कंफ्लिक्ट नहीं है, तो कंफ्लिक्ट नहीं है कि भाई आर्टिकल 25 बड़ा है कि आर्टिकल 19 बड़ा है कि आर्टिकल 14 बड़ा है, कंफ्लिक्ट नहीं है। ठीक है, हमने बात मान ली कि आर्टिकल 25 जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है वो सबऑर्डिनेट है, दैट इज सबऑर्डिनेट टू द फंडामेंटल राइट्स, द सब्सटैंशियल फंडामेंटल राइट्स। लेकिन यहां पे क्या हम जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, जो प्रोटेक्शन टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की आर्टिकल 25 की हम बात करते हैं, व्हाई कैन नॉट इट बी टेस्टेड अगेंस्ट सब्सटैंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी? ये बात का यहां पे एक ओपिनियन दिया गया है एडिटोरियल में। और अंत में एक बहुत अच्छी लाइन मेरे को लगी, मैंने रेड में ये बोल्ड करा हुआ है, आप इसको कोट भी कर सकते हैं जब आपने ऐसे लिखना है या जब आपने इसके ऊपर कोई आंसर लिखना है। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट, नॉट बिकॉज रिलीजन्स आर इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत अच्छी लाइन थी जो मेरे को लगी, तो इसको आप जरूर कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में भी। चलिए, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।